गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी चल रही यूनिट नंबर 3, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स लगाए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों साइटोस्केलेटन से। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है जो साइटो वर्ड आया है वो आया है सेल से। कहां से आया है ये वर्ड? ये आया है सेल से। तो मतलब सेल का भी कोई अपना स्केलेटन होगा। जैसे हमारा आपका स्केलेटल सिस्टम होता है बच्चों, वैसे ही सेल का भी अपना एक स्केलेटल सिस्टम होगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए सेल है बच्चों, तो यहां पर प्रॉपर इस तरीके से ये साइटोस्केलेटन, ये स्ट्रक्चर फैला होता है और इसी स्केलेटन की वजह से अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रॉपर सेल को एक प्रॉपर शेप मिल पाता है, वो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो पाता है, इसको प्रॉपर सपोर्ट कर पाता है। और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या हम साइटोप्लाज्म की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, सब अपनी जगह पर प्रॉपर बने रहते हैं। तो साइटोस्केलेटन है क्या? तो साइटोस्केलेटन के बारे में हमारी एनसीईआरटी कहती है कि एक ऐसा इलाबोरेट नेटवर्क होता है बच्चों। किसका नेटवर्क है ये? फिलामेंटस प्रोटीनियस नेटवर्क है। मतलब इसमें जो ट्यूब्यूल्स वगैरह बनी है वो प्रोटीन की बनी हुई है। प्रोटीनियस फिलामेंट्स स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा मिलेंगे माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा आपको मिलेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 स्ट्रक्चर से मिलके प्रॉपर ये हमारा साइटोस्केलेटन बना होता है। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स बच्चों कैसे हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहां पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और कलेक्टिवली हम इसको क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोलते हैं कि ये है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें पर्टिकुलर सेल में, ये इन्वॉल्व होता है कई फंक्शंस में, ये इन्वॉल्व है, मतलब कई फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम बात करें मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो जिस तरह से हमारा बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो फ्रेमवर्क है, वैसे सेल के लिए भी ये क्या है? फ्रेमवर्क है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। मोटिलिटी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द शेप, सेल के शेप के मेंटेनेंस के लिए ये साइटोस्केलेटन जरूरी है। तो साइटोस्केलेटन बना किसका है इसे आपको समझना है। किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं बच्चों। और नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, यस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला की। चलिए, आपको पता है सीलिया और फ्लैजेला आपको कहां देखने को मिलती है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, यस, इनका स्ट्रक्चर कैसा है इसको समझते हैं और फिर देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है। सबसे पहले बच्चों, अगर हम इसके प्रॉपर जो फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसमें आपको प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, अगर हम बात करें, यहां पर सेक्शनल व्यू है किसका? सीलिया और फ्लैजेला का शोइंग कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, यस, ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया है और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रॉपर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिखाया गया बच्चों। तो समझते हैं इसमें जो चीजें दी हुई हैं। एक्चुअली यहां पर क्या दिखा रहा है, अगर आप देखोगे तो सेक्शंस दिखा रहा है सीलिया या फ्लैजेला का। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि मान लो ये एक फ्लैजेला है, तो अगर आप इसको इस तरीके से कट करेंगे, अब चूंकि ये कैसी है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स कट, जो सेक्शन आएगा बच्चों वो राउंड आएगा। अब इस राउंड स्ट्रक्चर्स में अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो यहां पर बीच वाला जो पोर्शन, इसको हब बोलते हैं, जो प्रोटीनियस बना हुआ है। तो यहां पर अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आप देखो तो सबसे ऊपर आपको क्या मिल रही है? सबसे ऊपर आपको मिल रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर आप देखो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब कैसे बच्चों? अगर आप इसको देखोगे तो ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन चूंकि हमने इसका सेक्शन, जैसे सपोज दैट फ्लैजेला है, इसका व्यू काटे तो ये ऐसे आएगा,
ओके, तो ये जो दिख रहा है तो ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये डबलेट्स होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं तो हम इनको बोलते हैं डबलेट्स। अगर इसकी आप संख्या देखो तो बच्चों कितने मिलेंगे, 1 2 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 पेरिफेरल में है और सेंट्रल में 2 है। तो इनका जो अरेंजमेंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं 9+2 का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। यस, चाहे हम बात सीलिया की कर ले या बात हम फ्लैजला की कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। अगर यहां पर आप देखो बच्चों, तो यहां पर आपको रेडियल स्पोक देखने को मिल रहा है। देखिए ये रेडियल स्पोक मिल रहा है और इनकी संख्या कितनी होगी, 9 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितने हो गए, 9 यहां पर आपको रेडियल स्पोक मिल रहे हैं। ये जो दो आपको दिख रहा है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बच्चों, इनकी संख्या कितनी है, 2 और पेरिफेरल में कितने, 9। तो जो टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ, 9+2 का अरेंजमेंट हुआ। ओके, चलिए, और यहां पर ये जो सेंट्रल वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ऊपर से इस तरह से कवर्ड है, किसके द्वारा, सेंट्रल शीथ के द्वारा। तो ये प्रॉपर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। चलिए इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है, एनसीईआरटी हमारी क्या कह रही है। सीलिया यदि फ्लैजला के बारे में बात करें बच्चों, यस, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको एक एक वर्ड प्रॉपर तरीके से दिख पाए। आई होप आपको अब प्रॉपर चीजें दिख रही होंगी। सीलिया फ्लैजला के बारे में क्या कह रहा है कि सीलिया को अगर सिंगुलर आप बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे सीलियम और फ्लैजला को सिंगुलर हम बोलते हैं फ्लैजलम। तो फ्लैजलम और फ्लैजला, फ्लैजला हम कब बोलते हैं, जब हम प्लूरल के रेफरेंस में बात करते हैं। सीलियम कब हम बोलते हैं, जब सिंगुलर के रेफरेंस में बात करते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों, दोनों, चाहे सीलिया की बात कर लें या फ्लैजला की बात कर लें, दोनों के दोनों एक हेयर लाइक जैसे बाल होता है उस तरीके की आउटग्रोथ होते हैं। किसका आउटग्रोथ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये आउटग्रोथ सेल मेम्ब्रेन का है अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है या सेल वॉल का है। तो व्हाट विल बी योर आंसर, सेल मेम्ब्रेन का। अगर हम सीलिया और फ्लैजला की कंपैरिजन करें तो सीलिया आपको पता है छोटे होते हैं साइज में, सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है, जिनका जो काम होता है वो ओर्स लाइक होता है। ओर्स का मतलब होते हैं बच्चों, जैसे मल्लाह को आप देखते हैं जब नाव चलाता है तो पीछे की ओर क्या करता है, पीछे की ओर अपना जो जिससे नाव आगे बढ़ाता है पीछे की तरफ मारता है और नाव आगे बढ़ती है। ठीक वैसे ही जो सीलिया का भी काम है वो एक मल्लाह जैसा होता है। मल्लाह उसको बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, जिसकी वजह से या तो आपको मूवमेंट मिलेगा, किसका, सेल का, या सेल के सराउंडिंग जो फ्लूइड है वहां पर मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, किसकी वजह से, सीलिया की वजह से, क्योंकि सीलिया का साइज क्या है, बहुत छोटा है। फ्लैजला की हम बात करें तो फ्लैजला जो है अगर कंपेयर करेंगे सीलिया से तो ये स्ट्रक्चर लंबा होता है, लॉन्गर होता है और इसकी वजह से सेल का मूवमेंट प्रॉपर होता है। चाहे हम बैक्टीरिया के फ्लैजला की बात कर लें, आपको पता है अगर बैक्टीरिया का फ्लैजला है तो इससे बैक्टीरिया मूवमेंट्स करता है। जब जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसमें भी आपको फ्लैजला देखने को मिलती है, लेकिन याद रखिएगा बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजला। लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजला में डिफरेंस है बच्चों, सेम अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, भले ही फंक्शन आपको सेम मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे किसकी, सीलिया की या फ्लैजलम की, तो आप पाएंगे, अभी यहाँ पर देखो सीलियम लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ड है, फ्लैजलम सिंगुलर है। कह रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी आप देखेंगे सीलियम और फ्लैजला की तो वहां पर आपको शो होगा कि वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों कवर्ड होते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। इनका जो कोर होता है उनको हम बोलते हैं एक्सोनीम। कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनीम कोर को, जिसमें आपको possess a number of microtubules आपको मिलेंगे पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। जैसे अगर ये आपका फ्लैजला है, इसको आप इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से राउंड मिलेगा, बीच में आपको यहां मिल जाएगा इस तरह से, फिर आपको 9+2 का अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। जो एक्सोनीम है बच्चों, इसमें आपको 9 डबलेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो रेडियली अरेंज्ड है। देखा था
1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, पेरिफेरली अरेंज थे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक जोड़ी आपको सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। फिर से मैं वो स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूं जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर पेरिफेरल कितने डबलेट्स हैं? 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 आपके सेंट्रल में, यही आपको बता रहा है। ओके, चलिए क्या कह रहा है? यस, तो सेंट्रल में क्या, सेंट्रली लोकेटेड आपको एक पेयर मिल जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और इनका जो अरेंजमेंट है, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर्ड टू एज 9+2 का अरेंजमेंट हम इसको बोलते हैं। 9 पेरिफेरल है और 2 बीच में है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, जो बीच में 2 हैं, ये कनेक्टेड होते हैं एक ब्रिज के द्वारा और इंक्लोज होते हैं एक सेंट्रल शीथ के द्वारा। वो मैंने भी आपको ऊपर दिखाया, सेंट्रल शीथ के द्वारा 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्लोज हैं। यस, which is connected to one of the tubules of the each peripheral doublet by a radial spoke, और रेडियल स्पोक्स के द्वारा ये सेंट्रली जो ट्यूब्यूल है उससे कनेक्टेड होते हैं। There are 9, यहां पर आपको 9 रेडियल स्पोक्स मिलेंगे। जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं बच्चों, यस, पेरिफेरल जो डबलेट्स हैं और आल्सो ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं लिंकर्स के द्वारा, और दोनों बोथ द, चाहे हम बात सीलियम की करें या फ्लैजलम की करें, ये कहां से इमर्ज होती है बच्चों? ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडीज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये सीलिया, ये जो फ्लैजला बच्चों कहां से इवॉल्व हो रहा है, कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो व्हाट विल बी योर आंसर? जस्ट बेसल बॉडी, जस्ट फ्रॉम बेसल बॉडीज। और बेसल बॉडीज क्या है? ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे सेंट्रोसोम में आप 2 सेंट्रियोल देख रहे थे, तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले। चलिए, तो इस तरीके से अगर फाइनली एक बार हम फिर से देखें बच्चों उस फिगर को, तो आपको अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपने क्या देखा कि जब किसी फ्लैजला या सीलिया का प्रॉपर आप ट्रांसफर सेक्शंस काटते हैं तो सबसे पहले आपको राउंड ये स्ट्रक्चर्स मिलता है। पेरिफेरल में आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स मिल रहे हैं, 2 सेंट्रली मिल रहे हैं, सेंट्रली में शीथ कवरिंग है, और आप देखिए यहां पर ये जो रेडियल स्पोक दिखाया जा रहा है, इस रेडियल स्पोक के द्वारा ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये जो डॉबलेट है देखो ये लिंकर्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड है। यही सारी चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। तो आई होप अब आपको ये फिगर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है नीट में ट्रेंड है कि आप फिगर दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीजें क्या है जो यहाँ पर शो की गई है, चाहे बात रेडियल स्पोक की हो, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की हो, इंटर डबलेट ब्रिज की हो, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हो, या सेंट्रल शीथ की हो, आपको पहचानना आना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और हम लोग ने सीलिया और फ्लैजला के बारे में प्रॉपर स्टडी कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। यस, अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? कहती है जो सेंट्रोसोम है ये भी एक ऑर्गेनेल्स है जिसमें आपको 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल, और ये दोनों सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक्सिस पे होते हैं, और आपको पता है यही सेंट्रियोल मदद करते हैं कहां पर? स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में। यस, जब सेल का डिवीजन होता है तो एक सेंट्रोसोम में बच्चों कितनी सेंट्रियोल्स होंगी? 2 सेंट्रियोल्स होंगी। पहले तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? और ये सराउंडेड होते हैं एक एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स के द्वारा, मतलब घिरे होते हैं एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स के द्वारा। दोनों सेंट्रियोल्स, क्योंकि 2 सेंट्रियोल से हमारा सेंट्रोसोम बना है, तो क्या कह रहा है कि दोनों सेंट्रियोल्स एक सेंट्रोसोम में एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेंगे। यस, और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? जैसे कार्ट व्हील में, जैसे आपको मान लो एक सेंट्रियोल ये है तो दूसरा इस तरीके से आपको मिलेगा। दे आर, क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कह रहा है
कि दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या कह रहा है इसमें कि इसमें ये जो सेंट्रियोल्स हैं बच्चों, ये किसके बने हुए हैं इसके बारे में बता रहा है। कह रहा है जो ये सेंट्रियोल है बच्चों, ये 9 इवनली स्पेस, जिनके बीच में बराबर स्पेस है, पेरिफेरल फाइब्रिल्स का बना होता है। और ये पेरिफेरल जो फाइब्रिल्स हैं ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ओके बच्चों, तो ये सेंट्रियोल किसके बने हैं? 9 बराबर में स्पेस में लिए हुए पेरिफेरल फाइब्रिल्स के मिलके बने होते हैं जो, और मुख्यतः ये पेरिफेरल फाइब्रिल किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से होगा। और दूसरा कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, यही यहां पर बता रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें प्रत्येक ऑफ द पेरिफेरल फाइबर्स, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट। और जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं वो किसमें होते हैं? ट्रिपलेट्स में होते हैं। 1 2 3 इस तरीके से होते हैं बच्चों, 1 2 3 इस तरह से ट्रिपलेट फॉर्म पे होते हैं। और इसमें जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होता है आर आल्सो लिंक, और जो बगल वाला ट्रिपलेट है बच्चों वो आपस एक दूसरे से लिंक करते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है सेंट्रियोल का, ये भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जो सेंट्रल रीजन है बच्चों किसका बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। और इस रीजन को हम बोलते हैं हब। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं हब, जो कि कनेक्टेड होता है किसके साथ? ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स के द्वारा ये कनेक्टेड होता है। और ये भी स्पोक्स बने होते हैं प्रोटीन के। तो आप कह लीजिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। जो सेंट्रियोल है बच्चों वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये बेसल बॉडी बनाते हैं किसके लिए? सीलिया के लिए या फ्लेजला के लिए। एंड जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। और आपको पता है एनिमल सेल्स में ही आपको ये सेंट्रोसोम देखने को मिलता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ओके बच्चों, और माइटोसिस के दौरान स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है जिससे मेटाफेज प्रॉपर तरीके से हो पाता है। मेटाफेज के बाद एनाफेज हो पाता है, फाइनली प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो प्रॉपर तरीके से जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो पाते हैं और अपने अपने पोल की तरफ जा पाते हैं इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की वजह से। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की, जिसका नाम है न्यूक्लियस। यस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप ये कह सकते हैं हेड ऑफिस ऑफ द सेल। सबसे पहले अगर न्यूक्लियस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को हम देखें जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इस स्ट्रक्चर्स में क्या दिखाया गया है? एक तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जिस तरीके से बच्चों सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर का जो ये लिक्विड है, यस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड, ये जो रीजन आपको मिल रहा है, जैसे जो डार्कर रीजन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहां पर न्यूक्लियर कोर होते हैं, यस, जिससे चीजें बाहर निकल के आती हैं। और ये है प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता है कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर प्रॉपर ये स्ट्रक्चर्स दिया है न्यूक्लियस का। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें कही जा रही हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं जिससे प्रॉपर तरीके से हम एक एक यहाँ जो वर्ड लिखे हुए हैं आप इसको प्रॉपर तरीके से देख पाए। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि न्यूक्लियस के बारे में क्या पॉइंट्स कह रहा है कि न्यूक्लियस भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था इसको किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। एज अर्ली 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया गया। बाद में जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है, न्यूक्लियस बाद में मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटीन बाय फ्लेमिंग। और बाद में आपको पता है अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, और इस जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले बेसिक डाई के द्वारा जो स्टेन किया वो किया था फ्लेमिंग ने, और इसको नाम दिया क्रोमेटीन।
यस। और आपको पता है क्रोमेटिन जो थ्रेड होता है, जब सेल की डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन कंडेंस्ड होके बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। तो इसे भी आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आप माइटोसिस की बात करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, सॉरी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। तो माइटोसिस में जो आपको सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस के पहले इंटरफेज होता है। तो इंटरफेज में अगर आप देखें सेल डिवीजन में, तो जो इंटरफेज जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, जिसमें अगर हम बात करें अर्थात न्यूक्लियस ऑफ व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, वो समय जिस समय न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं हुआ है। अगर हम इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें आपको हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स मिलते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और यही क्रोमेटिन बच्चों किसका बना है, डीएनए का बना है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के फाइबर्स हैं। कैसे फाइबर्स हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स हैं। ऐसी प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जा रही है और फाइबर्स का निर्माण कर रही है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। और इस थ्रेड को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मैट्रिक्स की, न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है एंड वन आर मोर स्फेरिकल बॉडीज आपको देखने को मिलती हैं, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई। और सिंगुलर में हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहां कहां पर आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप रिवील करोगे तो आप पाओगे कि जो न्यूक्लियर एनवेलप भी है वहां पर, which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 5 नैनोमीटर के बीच में स्पेस होगा, called the पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अगर हम बात करें बच्चों पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, जरा इसको मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस का मतलब क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लें तो आपको एक जगह मिल जाएगी प्रॉपर समझाने। देखो सपोज दैट अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, जैसे सपोज दैट ये एक, अगर हम मान लेते हैं कि ये एक प्रॉपर सेल है, तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर्स आप देखोगे बच्चों, तो वहां पर आप क्या देखोगे कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ये प्रॉपर ये स्ट्रक्चर्स है, और इसके अंदर यस, तो ये जो अंदर है इसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और इनके बीच में ये जो दो मेम्ब्रेन्स के द्वारा एनवेलप है इसका न्यूक्लियस का, तो ये जो स्पेस है बच्चों, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इनके बीच में जो जगह होती है वो होती है 10 से 15 नैनोमीटर्स की। यस, तो यहां पर आपको दो पैरेलल मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं, और आपको पता है जो पैरेलल मेम्ब्रेन है किसका एक्सटेंशन है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसलिए कई जगह पर बोला जाता है कि जो वास्तव में जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कौन बनाता है, न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कौन बना रहा है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है। ओके, तो वही चीज को यहां पर बताया गया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बारे में हमने बात कर ली। कह रहा है पेरीन्यूक्लियर स्पेस forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो डबल मेम्ब्रेन है, वो एक्चुअली एक तरीके का बैरियर है, जिससे न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं और जो साइटोप्लाज्म में चीजें हैं वो आपस में मिक्स ना हो। यस, कह रहा है जो आउटर मेम्ब्रेन है, क्या कह रहा है, जो आउटर मेम्ब्रेन है किसकी, न्यूक्लियर एनवेलप्स की, जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं वो यूजुअली रिमेन्स कंटीन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक्सटेंशन है, और इसके साथ इसमें आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है। अगर हम बात करें तो एट ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय मिनट्स पोर, और इस न्यूक्लियर एनवेलप्स में बच्चों आपको कुछ न्यूक्लियर पोर्स भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप्स में आपको कुछ मिनट पोर्स देखने को मिलते हैं। मिनट पोर्स का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया फिगर में। यस, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, और किसके द्वारा बनते हैं, जब ये दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है।
दीज न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर पोर्स की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, इससे पासेस होते हैं, कुछ मटेरियल पासेस होता है, मूवमेंट्स होता है किसका, आरएनए का। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बनाता है। तो ये मैसेंजर आरएनए इन्हीं पोर से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आता है और कहां पहुंचता है, राइबोसोम्स के पास, जहां पर इसमें जो कोडिंग होती है उसके अनुसार प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम्स में होता है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है इन्हीं पोर्स के द्वारा बाहर आते हैं। यस, एंड जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm, और जो प्रोटीन है इन्हीं पोर से अंदर और बाहर आ जा सकता है इन्हीं न्यूक्लियर पोर की मदद से। नॉर्मली हम बात करें तो यहां पर आपको 1 न्यूक्लियस पर सेल मिलता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक सेल के अंदर आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन 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 इनके नंबर्स में वेरिएशन देखे गए हैं। यस, और कई जगह आप देख सकते हैं कि एक सेल के अंदर आपको कई न्यूक्लियस भी मिल जाएंगे, 2 न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहां पर कह रहा है आप उनका रिकलेक्ट करिए उनके नेम को, उन ऑर्गेनिज्म को जिसके सेल्स में आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कुछ मेच्योर सेल्स, इवन कुछ ऐसी सेल्स होती है बच्चों जब वो ग्रो कर रही होती है उस समय तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाती हैं तो न्यूक्लियस वहां पर समाप्त हो जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा आरबीसी। आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, एरिथ्रोसाइट इसी को बोलते हैं। बहुत सारे मैमल्स के जो आरबीसी हैं उसमें न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलता है। दूसरा एग्जांपल है प्लांट के केस में, आप साइड ट्यूब सेल्स देख लीजिए, यहां पर भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। यस, वैस्कुलर प्लांट में। यस, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की जो इसमें हमारा दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि अगर न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करें, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम चूंकि न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको मिलेगा न्यूक्लियोलस और आपको मिलेगा क्रोमेटिन। ये क्या है, वही थ्रेड है जो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है। बच्चों जो न्यूक्लियाई है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोल गोल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है आपको कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का वो लगातार कंटिन्यूअस होता है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। याद रखिएगा जो न्यूक्लियोलस है बच्चों वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है, मतलब उसके अंदर का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस रहेगा, कोई बैरियर नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, और इसी न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण इसी न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है और एक्सपेक्टेड है नीट के लिए। लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होनी होती है वहां पर आप देखेंगे उनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस आपको बहुत स्पष्ट मिलेंगे, बड़े मिलेंगे और संख्या भी इसकी वहां पर ज्यादा होगी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, You may recall that the interphase nucleus has loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। आप याद करिए इंटरफेज में अगर हमने जब न्यूक्लियस की बात करी थी तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि इंटरफेस में ये जो क्रोमेटिन है थोड़े से लूज हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से आप उनको देख पाएंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन जब डिफरेंट स्टेज आप देखें सेल डिवीजन के, जैसे सेल सो स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर तरीके से अगर आप क्रोमोसोम देखना चाहें जो क्रोमेटिन से कंडेंस होकर बने हैं, तो क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन की किस फेज में आपको प्रॉपर दिखते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कह रहा है, सेल सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो वहां पर जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो आप देखिए प्रोफेज में, मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज और मेटाफेज के दौरान आप देखिए वहां पर क्रोमोसोम बहुत स्पष्ट आपको मिलेंगे, दिखेंगे आपको साफ साफ। क्रोमेटिन में, क्रोमेटिन जो बच्चों थ्रेड है वो किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है, और कुछ इसमें बेसिक प्रोटीन होती हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोन्स। यस, तो डीएनए जो क्रोमेटिन है किसका बना है, डीएनए का बना है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड का बना है और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है।
कुछ इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं और इसमें आपको कभी कभी आरएनए भी देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, जो क्रोमेटिन है उसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, डीएनए मिल रहा है, कुछ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन मिल रही है, कभी कभी नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलती है और कभी कभी यहां पर आरएनए भी आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि एक अगर सिंगल ह्यूमन सेल्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो क्रोमेटिन का थ्रेड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 2 मीटर लंबा होता है। सोचिए कितनी छोटी सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके क्रोमेटिन को आप फैलाएंगे तो 2 मीटर लंबा आपको मिलेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4623 पेयर्स क्रोमोसोम, और यही 2 मीटर लंबा जो थ्रेड है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। मतलब कितने क्रोमोसोम टोटल होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के केस में। आप स्टडी करोगे इस डीएनए के बारे में, डीएनए पैकेजिंग के बारे में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपको प्रॉपर वहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे बच्चों वहां पर डीएनए का, तो वहां पर प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रत्येक क्रोमोसोम यदि हम देखें जो सिर्फ आपको कब देखने को मिलेंगे, जब सेल डिवाइड हो रही होगी। Essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochore are present। प्रत्येक क्रोमोसोम में आपको काइनेटोकोर देखने को मिलेगा। जरा इसका फिगर देख लेते हैं जो क्रोमोसोम का दिया गया है, उससे आप प्रॉपर समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है ये क्या है, ये काइनेटोकोर है। इसी के बारे में कहा जा रहा है। क्या कह रहा है इसके बारे में, देखो कह रहा है कि प्रत्येक क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल्स में आपको एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं वो देखने को मिलता है, ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या बच्चों, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स है। ओके, और क्या कह रहा है, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर ये 2 हैं, तो ये जो सेंट्रोमियर है होल्ड है 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम। तो जो 2 क्रोमेटिड्स हैं उसको क्या करता है, ये होल्ड करता है। अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसके बारे में, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, की पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, जैसे सपोज दैट, एक मिनट, जैसे यहां पर आप देखिए सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग है। यहां पर आप देखें बच्चों तो यहां पर सेंट्रोमियर की पोजीशंस क्या है, सेंट्रल है, यहां से सेंट्रल से हटकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, यहां बिल्कुल अपर रीजन के पास चली गई, या तो बिल्कुल ऊपर चली गई है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मिल रहे हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो इनके नाम भी बच्चों बदल जाते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कैसी है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम पोजीशंस की बात करें सेंट्रोमियर की, कि क्रोमोसोम में पर्टिकुलर सेंट्रोमियर कहां पर है, इसके आधार पर अलग अलग तरीके के आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। पहला जो एग्जांपल है वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडिल पोर्शन में आपको सेंट्रोमियर देखने को मिलेंगे और 2 बराबर इक्वल आर्म बनाएंगे क्रोमोसोम में। जैसे अगर हम इसको देखना चाहें मेटासेंट्रिक कहां पर है बच्चों, देखो ये देखो मेटासेंट्रिक है और ये दोनों आर्म आपस में इनकी लंबाई सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है वो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम द मिडिल, मतलब मिडिल से थोड़ा सा दूर होगा, ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, जिससे एक आर्म इसकी बड़ी होगी और दूसरी आर्म इसकी छोटी हो जाएगी। यस, और इस केस को हम बोलेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। जरा देख लेते हैं सब मेटासेंट्रिक कहां पे है। यस, आप देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर तो मिडिल में था लेकिन मिडिल से थोड़ा हट गया, इससे क्या हुआ, ये आर्म छोटी हो गई और ये आर्म बड़ी हो गई। तो इस तरीके के जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में बीच में है और सब मेटासेंट्रिक में है मिडिल से थोड़ा हटके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो तीसरे तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्रोसेंट्रिक। यहां पे क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि जो सेंट्रोमियर है
वो इसके एंड के पास सिचुएटेड है, जिसमें एक बहुत ही छोटी आर्म बनेगी और दूसरी बहुत लंबी आर्म बनेगी। और देखिए यहां पर एक बहुत छोटी सी आर्म बनेगी और दूसरी बहुत लंबी आर्म बनेगी। अगर हम बात करें, देखो यहां पर आप देखो, यहां पर बिल्कुल छोटी सी आर्म बन रही और ये थोड़ी सी लंबी आर्म, बिल्कुल छोटी सी आर्म बन रही है। तो इस तरीके के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यस, ये कहां पर सिचुएटेड है? टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, वेयर एज द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों यहां पर देखा कि कितने तरीके के आपको क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के केस में बिल्कुल वहां पर आपको टर्मिनल आपको सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं बच्चों। यस, sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो स्टेन नहीं होते, नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कांस्टेंट लोकेशन में, जिसकी वजह से वो जो लोकेशन होता है उस फ्रेगमेंट्स को हम सैटेलाइट बोलते हैं। यस, और फाइनली हमने यहां पर देखा क्रोमोसोम्स के बारे में, और लास्ट में एनसीईआरटी में कुछ माइक्रो बॉडीज के बारे में लिखा गया है, जिसका इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स आपको सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस बॉडीज कहते हैं। और ये क्या कंटेन करते हैं? इसके अंदर आपको वेरियस एंजाइम्स मिलेंगे जो प्रेजेंट होंगे इन बोथ प्लांट में और एनिमल सेल, दोनों में आपको ये माइक्रो बॉडीज देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने सेल के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को, उसके प्रॉपर जो उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शंस को एक एक करके हम लोग ने समझा। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।